एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। मैं कमलेश सर। हम लोग यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर डिस्कस कर रहे हैं और इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश की जनजातियों पर डिस्कस करेंगे। और इस जनजातियों में हम लोग उत्तर प्रदेश के जो सबसे इम्पॉर्टेंट जनजातियां हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं। लेकिन हम लोग सभी जनजातियों पर डिटेल डिस्कस करेंगे जिससे आपके ये टॉपिक जो है जनजातियों से संबंधित टॉपिक प्री के एग्जाम के साथ साथ यानी प्रीलिम्स एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और श्योर है सर्टेन क्वेश्चन आएगा। लेकिन आपको मेंस के एग्जाम में भी यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग इस सेशन को प्रारंभ करते हैं और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। तो इस सेशन में जो हम लोग जनजातियों का हम लोग इसके पहले वाले में भी देखे हैं जनजातियों के बारे में, यूपी की जनजातियों के बारे में डिस्कस हम लोग किए हैं। लेकिन इस सेशन में हम लोग एक एक जनजातियों पर डिटेल डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं थारू। ओके, थारू जनजाति के बारे में और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आएगा भी, इस बार भी आएगा। ओके, तो थारू जनजातियों का जो निवास क्षेत्र है, इनके निवास के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले थारू जनजातियों का निवास क्षेत्र तराई क्षेत्र है या तराई बेल्ट है। ओके, और तराई बेल्ट से तात्पर्य क्या है कि यहाँ लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज और गोरखपुर का जो ये बेल्ट है इसी क्षेत्र में इन जनजातियों का निवास है। ओके, ये पूरा तराई बेल्ट कहा जाता है यानी हिमालय का जो निचला भाग है, या आप यह भी कह सकते हैं जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी और पूर्वी जो भाग है, क्षेत्र है, हिमालयी भाग है, इसी को तराई बेल्ट कहते हैं या क्षेत्र कहते हैं। इन्हीं क्षेत्र में इनका निवास स्थान है। तो एक बार और जिलों को आप लोग देख लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और ये गोरखपुर, देवरिया तक के बेल्ट में इनका क्षेत्र है यानी निवास क्षेत्र है। ओके, तो यह तो निवास क्षेत्र हो गया, इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। अब इसमें से जिला भी पूछा जाएगा, जनपद भी पूछा जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर 4 ऑप्शन में भी दे दिया तो इधर ऊपर के एक जनपद रहेंगे या फिर ऐसे भी दे देगा ABCD में, तो ABC जो 3 जनपद है इस तराई बेल्ट का दे देगा यानी लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर या गोरखपुर का दे देगा। 3 जिले इधर का और एक जिला पश्चिम का दे देगा अथवा बुंदेलखंड के क्षेत्रों का दे देगा और पूछेगा कि थारू जनजातियों का निवास क्षेत्र किस जनपद में नहीं है, ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है या आता है कि थारू जनजातियों का निवास क्षेत्र है तो उसमें एक जनपद तराई बेल्ट का दे देगा। ओके, और 3 जनपद उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों का दे देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छे से बाई मैप अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए जिससे क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ओके, तो इनका निवास क्षेत्र तराई क्षेत्र है। ओके, इंपॉर्टेंट। और फिर इनके वंश को हम लोग देख लेते हैं कि यह अपने को किस वंश से बिलोंग करते हैं। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यह अपने को किरात वंश से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखना है, ये अपने को किरात वंश से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर एक और जानकारी हमको मिलती है हम लोगों को, और मिथक आप कह लीजिए लेकिन इसको मिथक नहीं आप कह सकते हैं, सच्चाई ही कह सकते हैं। मे बी ऐसा ही हुआ होगा कि कहा जाता है कि यह राजस्थान के थार क्षेत्र के रहने वाले थे, थार मरुस्थल क्षेत्र के रहने वाले थे और यहाँ से राजस्थान से आकर के उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में बस गए यानी रहने लगे। और इसी आधार पर इनका नाम थार के ही नाम पर इनका नाम थारू पड़ गया। ओके, तो नामांकन के पीछे यही जो तर्क दिया जाता है वही है कि ये लोग रहने वाले राजस्थान के थार क्षेत्र के थे, अर्थात ये किरात वंश से तात्पर्य है राजपूत वंश से बिलोंग करते थे। ओके, और वहां से आकर के इन क्षेत्रों में बस गए और इसी के आधार पर इनका नाम थारू पड़ गया। ओके, और यह किरात वंश आप लोग जानते रहिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि थारू जनजातियां अपने को किरात वंश का बताती हैं या किरात वंश से बिलोंग करती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनकी शारीरिक बनावट हम लोग देख लेते हैं। तो शारीरिक बनावट अगर देखा जाए जो फिजिकली रूप में,
तो ये छोटे कद के होते हैं। औसतन इनकी लंबाई 4.5-5 फीट के आसपास होती है, लेकिन अपवाद भी पाए जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग लंबे भी होते हैं, यानी उनकी लंबाई 5 फुट से भी अधिक होती है, लेकिन अपवाद एक नियम नहीं है, ये हम लोग नियम पढ़ रहे हैं। ओके, तो अपवाद को छोड़ दिया जाए तो इनकी शारीरिक बनावट ये छोटे कद के होते हैं और इनका जो फेस होता है, मुख होता है चौड़ी मुखाकृति, यानी इनका जो चेहरा है, फेस है, वह चौड़ा होता है, जैसे आप कह सकते हैं नेपाली व्यक्तियों की तरह। ओके, कद उनका छोटा और चेहरा, फेस उनका चौड़ा होता है, तो इस रूप में। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो थारू स्त्रियां होती हैं वह सुंदर और आकर्षक होती हैं, पुरुषों के कंपैरिजन में सुंदर और आकर्षक होती हैं। लेकिन यह थारू में ही नहीं आप कह सकते हैं, यह किसी भी वर्ण या जाति में आप कह सकते हैं, या क्लास वर्ग में भी कह सकते हैं, किसी भी जनजातियों में या किसी भी वर्ग में, किसी भी जाति में, कि जो फीमेल क्लास होता है, स्त्री वर्ग होती है, वह पुरुष के कंपैरिजन में वह सुंदर और आकर्षक होती ही हैं। ओके, तो थारू जनजातियों में भी स्त्रियां सुंदर और आकर्षक होती हैं। और यहाँ पर स्त्रियां आभूषण भी धारण करती हैं। ओके, आभूषण की शौकीन भी होती है, पुरुष वर्ग भी आभूषण धारण करता है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, इनके मकान पर हम लोग डिस्कस करते हैं। हाउस कैसा होता है, किस तरह के यह भवन में निवास करते हैं। ओके, तो इनका जो भवन होता है वह लकड़ी के लट्ठों और नरकुल का बना होता है। तो लकड़ी और नरकुल का बना होता है, इसका मतलब यह है कि यह पक्के भवन में, हाउस में यानी मकान में नहीं रहते हैं या रहना पसंद नहीं करते हैं, अपितु या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि यह पक्के मकान का निर्माण नहीं करते हैं या पक्के भवन को नहीं बनाते हैं, अपितु या लकड़ी के लट्ठे और नरकुल के बने भवनों में रहते हैं। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि थारुओं में, आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि थारू जनजातियों में ज्वाइंट फैमिली पाई जाती है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम देखने को मिलता है, यानी संयुक्त परिवार प्रथा इसमें विद्यमान है, यानी संयुक्त परिवार की प्रथा या परंपरा देखने को मिलती है। ओके, और यहाँ पर जब संयुक्त परिवार की प्रथा इनमें विद्यमान है तो जो परिवार का, यानी परिवार का जो हेड होता है, मुखिया होता है, वह सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति होता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि संयुक्त परिवार है तो उसमें सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति, ओल्डेस्ट जो व्यक्ति होता है, जैसे ग्रैंडफादर कह लीजिए, दादा होते हैं। दादा के अनुपस्थिति में, ओके, अगर दादा एब्सेंट है, दादा का डेथ हो चुका है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनके स्थान पर भी परिवार का मुखिया फादर होता है, पिता होता है। अगर पिता भी नहीं है, पिता का भी डेथ हो चुका है, तो फिर जो संयुक्त परिवार में जो सबसे बड़ा पुत्र होता है, सब भाइयों में सबसे बड़ा जो होता है वह परिवार का मुखिया होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इनका भी जो समाज है वह पुरुष प्रधान समाज है। ओके, तो परिवार का मुखिया हमेशा पुरुष वर्ग भी ही होता है और सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति या सबसे सीनियर पर्सन। ओके, और यह एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान है, यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस थारू जनजातियों में, इन थारू जनजातियों में जो बदला विवाह की प्रथा विद्यमान है। एक्सचेंज आप कह सकते हैं। बदला विवाह से तात्पर्य यह है कि जिस फैमिली में, जिस परिवार में अपने पुत्री का विवाह लोग करते हैं, उस परिवार में फिर अपने पुत्र का भी विवाह करते हैं, यानी पुत्री को जिस परिवार में देते हैं उस परिवार की पुत्री को फिर अपने घर में लाते हैं। और किस रूप में लाते हैं? विवाह के माध्यम से। ओके, तो इसी को बदला विवाह कहते हैं। तो ये बदला विवाह की प्रथा विद्यमान है या देखने को मिलती है, किसमें? थारू जनजातियों में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे अच्छा चीज है थारू जनजातियों में अन्य कास्ट यानी जातियों की अपेक्षा कि इनमें जो है विधवा विवाह प्रथा विद्यमान है, यानी विडो रीमैरिज जो सिस्टम है यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी विधवा विवाह जो प्रथा विद्यमान है, तो यह बहुत अच्छी चीज है। यानी विधवा विवाह जो प्रथा अगर विद्यमान है तो उस समाज में स्त्रियों की जो स्थिति है वह अच्छी हो जाती है। आप कहेंगे कैसे? इसलिए कि स्त्री के पति की मृत्यु हो जाने के बाद विधवा जब हो जाती है तो उनको उनका सारा अधिकार छीन लिया जाता है।
जो सामाजिक और धार्मिक जो दायरे हैं उनसे उनका अधिकार पावर कैटल कर लिया जाता है, यानी धार्मिक क्रियाकलापों में वह पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, यानी भाग नहीं ले पाती हैं और उन्हें एक तरह से अपवित्र रूप में देखा जाता है, श्वेत वस्त्र धारण करना पड़ता है। ओके, तो तमाम जो धार्मिक क्रियाकलापें हैं, समाज के जो बंधन है उसके अकॉर्डिंग रहना पड़ता है। अगर उनका पुनः विवाह हो गया, रीमैरिज हो गया, तो फिर उन्हें पूरी स्वतंत्रता मिल जाती है। तो इस रूप में देखा जाए तो थारू स्त्रियों में, थारू जनजातियों में जो विधवा विवाह प्रथा विद्यमान है तो बहुत अच्छी है, इससे स्त्रियों की स्थिति अच्छी देखने को मिलती है। और विधवा विवाह जो होता है तो उस विधवा विवाह के होने के बाद, विधवा विवाह में होने पर एक प्रकार का जो भोज दिया जाता है उसे लट्ठभरवा भोज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि विधवा थारू जनजातियों में विधवा विवाह के अवसर पर जो भोज दिया जाता है उसे लट्ठभरवा भोज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं धर्म पर। थारू जनजातियों का धर्म क्या है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह हिंदू धर्म को मानते हैं, यानी ये अपने को हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म के सभी 30 त्योहारों को ये मनाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। अब आगे जो जहां जहां डिफर है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारे हिंदू धर्म के त्योहारों को मनाते हैं, दीपावली को भी मनाते हैं, लेकिन दीपावली को यह शोक के रूप में मनाते हैं। यह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपसे पूछा जाता है। ओके, तो दीपावली को ये लोग शोक के रूप में मनाते हैं और इस दिन अपने पूर्वजों की यह उपासना करते हैं और उन्हें अच्छे व्यंजन यानी पकवान बना करके भोग लगाते हैं, जिन्हें ये अपने शब्दों में रोटी बोलते हैं, यानी उनको भोजन भी कराते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीपावली के त्योहार को यह लोग शोक के रूप में मनाते हैं, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो त्योहार है बजहर नामक त्योहार, यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। बजहर नामक त्योहार ये मनाते हैं, ये बैसाख और ज्येष्ठ के महीने में ये मनाते हैं, बहुत धूमधाम से, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो यह इनका बजहर नामक त्योहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह थारू जनजातियां मनाती हैं। तो हम लोग अब थारू जनजातियों की अर्थव्यवस्था पर डिस्कस कर लेते हैं। थारू जनजातियों की अर्थव्यवस्था क्या है, तो कृषि, पशुपालन और शिकार, इनकी जो अर्थव्यवस्था है का बेस है, आधार है, वह एग्रीकल्चर, कृषि, पशुपालन और हंटिंग यानी शिकार भी करते हैं। ओके, और कृषि में मुख्य रूप से यह धान की यानी पेड़ी की खेती अधिक करते हैं, यानी धान की खेती प्रमुखता के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे क्लाइमेट ही ऐसा है कि यह धान की फसल इन क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में अधिक होती है, क्योंकि वर्षा भी अधिक होती है, ह्यूमिडिटी भी अधिक पाई जाती है। ओके, तो इसलिए यह खेती में प्रमुखता या प्राथमिकता किसको देते हैं, पेड़ी यानी धान की खेती अधिक करते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि चावल का उत्पादन अधिक करते हैं। ओके, और इनका जो मुख्य खाद्यान्न भी है, खाद्यान्न है, वह चावल है, यानी चावल को ज्यादा पसंद करते हैं लोग। ओके, तो कृषि कार्यों में धान की खेती प्रमुखता के साथ करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, पशुओं का क्रय विक्रय भी करते हैं। ओके, और यह लोग बकरी इत्यादि ज्यादा पालते हैं, कुक्कुट पालन का भी कार्य करते हैं, जिसे पोल्ट्री फार्म कहते हैं। तो पोल्ट्री फार्म टाइप तो नहीं, लेकिन कुक्कुट पालन का ज्यादा पालन करते हैं या एक बड़े पैमाने पर यह कार्य करते हैं। और इस जो जंगली एरिया है, वन है, उनका ये उपयोग भी करते हैं। इन वनों में यह जंगली जानवरों का शिकार भी करते हैं। ओके, आगे हम लोग इनके एजुकेशन पर डिस्कस करते हैं, शिक्षा पर। तो शिक्षा पर देखते हैं कि यह थारू जनजातियां अन्य जनजातियों के कंपैरिजन में अधिक एजुकेटेड है या शिक्षित है। ओके, कैसे? क्योंकि सरकार द्वारा भी विशेष व्यवस्था या इनके शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार के द्वारा लखीमपुर खीरी जनपद में, यानी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में जनजातियों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए या प्रदान करने के लिए एक महाविद्यालय की स्थापना की गई, यानी डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई है। यानी स्पेशली इस महाविद्यालय में थारू जनजातियों के बच्चे ही शिक्षा पाते हैं, उन्हीं के लिए स्पेशली इसे स्टेबल किया गया है या स्थापित किया गया है सरकार के द्वारा। इसलिए थारू जनजातियां अन्य जनजातियों के कंपैरिजन में काफी शिक्षित हैं लोग, और यह जिसके कारण इनके अंदर चेतना आई है।
जब आप शिक्षित होंगे तभी आपके व्यक्ति के अंदर चेतना भी आती है। ओके, इसलिए थारू जनजातियों के अंदर चेतना अन्य जनजातियों के कंपैरिजन में अधिक है और यह सरकारी सेवाओं में भी कार्यरत है, या आप कह लीजिए कि सरकारी सेवाओं में उच्च पदों पर भी ये नियुक्त है। ओके, क्यों? क्योंकि अन्य जनजातियों के कंपैरिजन में ये जाति एजुकेशन की तरफ इनका बहुत फोकस रहता है और सरकार के द्वारा भी जनजातियों को आगे बढ़ाने के लिए या उनके विकास के लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, विशेष योजनाएं लाई जा रही हैं, लॉन्च की जा रही हैं। उनको शिक्षित करने के लिए भी स्कूल, जो प्राथमिक स्कूल होते हैं, इसके बाद कॉलेज इत्यादि का भी स्थापना किया जा रहा है, इनके आवास का भी प्रबंध किया जा रहा है। ये सब सरकार की योजना में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसका लाभ इन जनजातियों को, थारू जनजातियों को अधिक मिला। इसलिए यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अन्य सभी जनजातियों की अपेक्षा थारू जनजातियां अधिक एजुकेटेड हैं। ओके, और सरकारी सेवाओं में उच्च पदों पर भी ये लोग नियुक्त हैं। तो यह थारू जनजातियों से संबंधित हम लोग डिटेल यानी विस्तृत डिस्कस किए हैं, और यह प्री के एग्जाम के लिए तो एग्जाम इम्पॉर्टेंट है ही, और मेंस के एग्जाम के लिए भी यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, वहाँ भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो फिर हम आगे जनजाति को हम लोग डिस्कस करते हैं।